दोस्तों, द लॉस्ट की कहानी कंटिन्यू है। अगर अभी तक आपने पिछली कहानी नहीं देखी तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अभी यहाँ तक हम आ गए कि अदर्स यानी बेन के लोग कैंप पर हमला करने वाले हैं। उनका मकसद सन और केट के साथ साथ सभी औरतों को ले जाना है, क्योंकि बेन अपने फर्टिलिटी एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहता था। जूलिया ने अब बेन का साथ छोड़ दिया है, वो जेक के साथ मिल चुकी है। सईद, जिन और बर्नार्ड कैंप पर रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ इन लोगों ने डायनामाइट्स का एक ट्रैप सेट किया है। बाकी सभी जेक के साथ रेडियो टावर पर जाएंगे। इन सब के अलावा डेज़मंड और चार्ली उस हेज की तरफ निकल गए थे जो पानी के अंदर है। चार्ली ने डेज़मंड को बेहोश कर दिया था और खुद उस स्टेशन में दाखिल हो चुका था, मगर वहाँ पर दो औरतें थी जिन्होंने चार्ली को पकड़ लिया। बीच पर सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। सईद एक आखिरी बार जेक से बात करता है, उसे समझाता है कि देखो जेक, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मगर मैं चाहता हूँ तुम हमारे लिए वापस ना आओ। मैं अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहे। तो मुझसे वादा करो कि हमारे लिए नहीं आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जेक कहता है कि ठीक है। आखिर में सईद जेक से हाथ मिलाता है और कहता है कि गुड लक जेक। सन और जिन की भी थोड़ी इमोशनल बातें होती है। सन रो रही थी, मगर जिन यहाँ बीच पर रहने वाला था। वो सन को समझाता है कि देखो, जेक के पास रहना, वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अगर थक जाओ तो उसे कहना आराम करना। सन रोते हुए पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे। तो जिन जवाब देता है क्योंकि हमें घर वापस लौटना है। खैर, अब सभी तैयार हो चुके थे। जेक सबको लीड कर रहा था और वो कैंप छोड़ देता है। सिर्फ 3 लोग ही पीछे रह जाते हैं, सईद, जिन और बर्नार्ड। रास्ते में नायोमी जेक से बात करती है, पूछती है कि जेक, इस क्रैश से पहले तुम क्या करते थे। जेक जवाब देता है कि मैं एक डॉक्टर था। तो नायोमी उसे समझाती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मगर उस समय जूलिया थी। तो नायोमी पूछती है कि क्या इसका होना सही है। जेक पूछता है कि क्यों। तो नायोमी कहती है कि तुम्हारे बाकी साथी इस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए। खैर, इस बात से जूलिया को बुरा लगता है। वो जेक को कहती है कि मैं तुम्हें आगे मिलूंगी। नायोमी जेक को समझाती है कि देखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे लोगों से संपर्क कैसे करना है। वो कहती है कि सैटेलाइट फोन में जब ये रेड लाइट ग्रीन हो जाए, इसका मतलब कि तुम उनसे संपर्क कर सकते हो। जेक पूछता है कि बस इतना ही। तो वो जवाब देती है कि हाँ, बस इतना ही। ये लोग अब आगे बढ़ रहे थे। वैसे टावर का रास्ता रोसो को मालूम है। अब यहाँ से हम जाते हैं अंडर वाटर हेज में। चार्ली को कुर्सी से बांधा गया था और उनमें से एक औरत उसे मार रही थी, सवाल कर रही थी कि आखिर तुम यहाँ कैसे आए, ये जगह कैसे ढूंढी। पहले तो चार्ली घुमा फिरा कर जवाब देता है, मगर फिर सच बता देता है कि हमें जूलिया ने बताया, वो अब हमारे साथ है। ये सुनते ही इन लोगों को हैरानी तो होती है, तो वो बेन से कांटेक्ट करते हैं। बेन पूछता है कि क्या हुआ। तो ये लोग उसे चार्ली के बारे में बताते हैं कि वो इस हेज में आ चुका है। बेन भी हैरान था कि आखिर कैसे। तो वो औरत बेन से कहती है कि चार्ली बता रहा है कि जूलिया ने उन्हें इसके बारे में बताया। ये सुनते ही बेन समझ जाता है कि असल में जूलिया ने बेन को धोखा दिया है। दोस्तों, असल में बेन ने अपने सभी साथियों से यही कहा था कि वो अंडर वाटर स्टेशन डूब चुका है, अब वहाँ कोई नहीं है। बेन का ये झूठ पकड़ा गया। खैर, बेन हेज वालों को कहता है कि चार्ली को वहीं पर रखो, मैं मदद भेज रहा हूँ। बेन माइक से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम उस हेज में जाओ माइक, और उनकी मदद करो। माइक पूछता है कि आपने तो कहा था कि वो स्टेशन डूब चुका है। बेन कहता है कि हाँ, मैंने झूठ कहा था। माइक ये कहकर चला जाता है कि मैं सुबह जाऊंगा। और हाँ, जरा इस बारे में सोचो बेन, जूलिया ने उन्हें हेज के बारे में बताया है, तो और क्या क्या बताया होगा। बेन के लिए अब समस्या बनने लगी थी। शायद उसका ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा था। चार्ली को हेज में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, ना ही उन औरतों से, क्योंकि उसने तो पहले ही अपने मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर, शाम हो जाती है। बेन के लोग कैंप पर पहुंच गए। इन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ इनके लिए एक जाल बिछाया गया है। जिन, सईद और बर्नार्ड ने डायनामाइट्स निशाने पर लिए थे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कैंप में दाखिल होते हैं। जूलिया ने जिन टेंट्स पर निशान लगाए थे, ये लोग उन टेंट्स के अंदर जाते हैं।
जब तक ये समझ पाते। सईद पहली गोली चलाता है, पहला धमाका होता है, 3-4 आदमी मर जाते हैं। इसके बाद बर्नार्ड, दूसरा धमाका होता है। आखिर में जिन की बारी थी, मगर उससे निशाना चूक जाता है। अदर्स में से 7 लोग मारे जा चुके थे और बाकी सईद की टीम को पकड़ने में कामयाब हो गए। वहाँ दूर पहाड़ी से जैक और बाकी सब ये देख रहे थे। वो परेशान हो जाते हैं कि धमाके 3 होने चाहिए थे। इन्होंने गन फायरिंग की आवाज भी सुनी। सबसे ज्यादा सन और रोज को फिक्र थी कि जरूर वहाँ कुछ हुआ है, मगर जैक उन्हें शांत करता है, समझाता है कि सब ठीक होगा। उन अदर्स को नहीं पता था कि हम जानते हैं शायद तीसरे धमाके की जरूरत ही ना पड़ी हो। असल में जैक को सईद की वो बात याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके लिए वापस नहीं आएंगे। जैक कहता है कि हमारा एक प्लान है, हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते। रोज कहती है कि जैक, अगर तुमने इस वक्त कहा कि लिव टुगेदर और डाई अलोन तो मैं तुम्हारे कान के नीचे एक दूंगी। जैक मुस्कुराता है कि सही कहती हो रोज, अब हमें आगे बढ़ना है। बीच पर जब इन तीनों को बंदी बना लिया जाता है तो टॉम बेन से कांटेक्ट करता है और उसे सारी बात बता देता है कि असल में ये लोग जानते थे हमारे 7 आदमी मारे गए, जैक और बाकी सब यहाँ नहीं है। टॉम सईद से पूछने की कोशिश करता है, मगर सईद कुछ नहीं बताने वाला था। तो बेन ऑर्डर देता है कि जिन को मार दो। ये लोग जैसे ही जिन को मारने वाले थे, बर्नार्ड डर के मारे सब उगल देता है। हालांकि उस समय सईद और जिन दोनों से मना कर रहे थे कि ये वैसे भी हमें मारने वाले हैं, मगर बर्नार्ड इनकी तरह स्ट्रांग नहीं था। बेन पूछता है कि आखिर इन्हें पता कैसे चला कि आज रात हम हमला करने वाले हैं। तो बर्नार्ड बता देता है कि काल नामी लड़का यहाँ आया था और ये भी जानकारी देता है कि जैक और बाकी सब रेडियो टावर के लिए निकले हैं। टॉम पूछता है कि अब हम इन लोगों के साथ क्या करें, क्या इन्हें मार दे? तो बेन कहता है कि अभी नहीं, फिलहाल इन्हें जिंदा रखो। अब बेन के शातिर दिमाग में फिर से कोई खिचड़ी बन रही है दोस्तों। उस समय वो एलेक्स की ओर गुस्से से देख रहा था। अगली सुबह वो अकेले ही टावर के लिए निकलने वाला था। वो रिचर्ड से कहता है कि मैं अकेले ही रेडियो टावर की तरफ जा रहा हूँ, तुम हमारे लोगों को टेम्पल में ले जाओ जैसे हमने प्लान किया था। रिचर्ड पूछता है कि शायद तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, हमारे लोग सवाल उठा रहे हैं तुम पर कि लॉक के साथ क्या हुआ, जेकब से मिलने वाली बातें, और जब उन्हें पता चलेगा कि बीच पर हमारे लोग मारे गए हैं तो वो और भी घबरा जाएंगे। बेन जवाब देता है कि सब नहीं मारे गए, कुछ जिंदा है। बेन अपने डेस्टिनेशन सेट करता है। जाने से पहले एलेक्स उससे पूछती है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो बेन गुस्से में कहता है कि मैं वॉक पर जाने वाला हूँ, शायद मैं जैक और उसके दोस्तों को ढूंढ सकूं। तो एलेक्स पूछती है कि क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। बेन इनकार नहीं करता, कहता है कि ठीक है। एलेक्स भी हैरान थी कि आखिर ये इतनी आसानी से कैसे मान गए। खैर देखते हैं आगे बेन क्या करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैक और उसके लोग काफी परेशान थे क्योंकि रात गुजर चुकी थी। केट सॉयर के पास आती है, उसे कहती है कि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, अभी तक सईद और बाकी सबको आना चाहिए था। सॉयर खामोश था। तो केट उसकी ओर पानी फेंकती है, कहती है कि जाग जाओ सॉयर, जब से तुम्हें जूलिया वाला टेप मिला है तब से तुम जिंदा लाश की तरह बन गए हो। ज्यादा बात नहीं करते, किसी काम में अब दखल नहीं देते, जरा बताओगे मुझे तुम्हें क्या हुआ है। उस समय सॉयर कोई जवाब नहीं देता। असल में दोस्तों सॉयर ने अपना बदला लिया है तो उस वजह से वो थोड़ा बदल गया, मगर केट को इस बारे में अभी तक नहीं पता। उस समय वो सॉयर से कहती है कि वो लोग मुझे भी ले जाने आए थे, देखना चाहते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। सॉयर उसकी ओर देखता है और कहता है कि उम्मीद है तुम ना हो। दोस्तों अंडर वाटर हेज में चार्ली फंसा है। वो औरतें हैरान थी कि आखिर ये क्यों यहाँ आया, उसे काफी मारा गया था। आखिर में चार्ली कहता है कि असल में मैं यहाँ उस बटन को ऑफ करने आया हूँ जिससे सिग्नल जाम हो रहा है। दोस्तों जैसे डेज़मंड ने कहा था वैसे ही एक रूम यहाँ इस हेज में है जहाँ पर येलो लाइट भी है। वो औरतें चार्ली से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है इसका कोड क्या है, क्योंकि कोड एंटर करने पर ही ये ऑफ होगा और ये सिर्फ हम 3 लोगों को ही मालूम है, मुझे, इस औरत को और बहन को। चार्ली एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता है कि शायद मुझे कोड की जरूरत ही नहीं, वैसे भी ये स्टेशन डूबने वाला है। वो औरतें पूछती है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। चार्ली जवाब देता है कि मैं मर जाऊंगा और क्या। ये औरतें अब काफी कंफ्यूज थी कि वो इसके साथ करे तो क्या। हेज के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि डेज़मंड को होश आया, वो बोट में था
उसे अपने जेब में वो लेटर मिलता है। वो समझ चुका था कि चार्ली हैच में जा चुका है। तभी डेजमंड पर गोलियां चलने लगी। असल में वो माइक था जिसे बहन ने भेजा था। अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है और केबल के सहारे किसी तरह उस हैच में आ जाता है। उस समय चार्ली चेयर से बांधा गया था और वो दो औरतें अंदर बात कर रही थी। चार्ली जैसे ही डेजमंड को देखता है उसे कहता है कि जल्दी से कहीं छुप जाओ डेजमंड। उन दो औरतों को शक होता है। वो बाहर आती है, पूछती है कि आखिर तुम किससे बात कर रहे थे। चार्ली गाना गाने लगा कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं तो बस गाना गा रहा था। उस समय डेजमंड एक जगह छुप गया था। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि रशियन माइक स्विम सूट पहने स्टेशन में आता है। अपने साथियों से पूछता है कि वो दूसरा कहाँ है। वो हैरानी से जवाब देते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ यही मिला। फिर वो नाइफ लिए चार्ली की ओर बढ़ रहा था। तब चार्ली ने मैनिपुलेट करने लगा। पूछता है कि तुम्हें बेन पर शक नहीं होता, उसने तुमसे ये झूठ बोला कि ये स्टेशन डूब चुका है। माइक को अभी पता नहीं था कि बेन इस आइलैंड के सिग्नल को जाम कर रहा है। तब वो बेन से कांटेक्ट करता है। उस समय बेन और एलेक्स टावर की ओर जा रहे थे। माइक बेन से पूछता है कि आखिर तुमने हमसे बातें क्यों छुपाई। तो बेन जवाब देता है क्योंकि मैं इस आइलैंड को बचा रहा था, इसमें हम सभी की भलाई थी। माइक कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। बेन कहता है कि तुम सही हो, मुझे माफ कर दो माइक, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम चार्ली को मार दो। माइक एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता है कि ठीक है, पर मैं कैसे मान लूं कि तुमने इन औरतों को मुझे मारने के लिए नहीं कहा होगा। तो बेन जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा करना चाहता तो अभी तुम मुर्दा होते। खैर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेक और बाकी लोग टावर की ओर जा रहे थे। सॉयर रुक जाता है और कहता है कि मुझे वापस जाना है। जेक उसे कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। तो सॉयर कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। केट भी साथ आने के लिए कहती है, मगर सॉयर कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ रही। तब जेक कहता है कि ये सुसाइड होगा, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है। तो जूलिया आगे आती है, कहती है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक फैसिलिटी है, वहाँ पर हथियार है, मैं और सॉयर वहाँ जाएंगे। जेक जूलिया से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मगर जूलिया जवाब देती है कि फिक्र मत करो जेक, मैं ठीक रहूंगी। उस समय जूलिया जेक को किस करती है और केट ये देख रही थी। अब सॉयर और जूलिया उनसे पीछे रह जाते हैं। रास्ते में सॉयर जूलिया से अजीब अजीब सवाल कर रहा था इन अदर्स के बारे में। आखिर में वो पूछता है कि तुम लोग हमसे क्या बनवा रहे थे जब केट पत्थर तोड़ रही थी और मैं उसे दूसरे जगह ले जा रहा था। जूलिया रुकती है और जवाब देती है कि हम एक एयरपोर्ट बना रहे थे जहां एलियंस लैंड करने वाले थे। सॉयर पूछता है कि सच में? तो जूलिया हंसते हुए जवाब देती है कि नहीं, मजाक कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो किस लिए था, वो मुझे हर बात नहीं बताते थे। आखिर में जूलिया कहती है कि सॉयर मैंने झूठ बोला, कोई हथियार नहीं है। सॉयर उसे रोकता है, पूछता है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जूलिया जवाब देती है कि अगर मैं ऐसा ना कहती तो जेक तुम्हें यहाँ आने नहीं देता। सॉयर पूछता है फिर तुम वहाँ क्यों जा रही हो। तो जूलिया जवाब देती है कि कर्मा की वजह से। तुम बताओ तुम क्यों जा रहे हो सॉयर। उस समय हर्ली चिल्लाते और भागते हुए आ रहा था कि मेरे लिए रुको दोस्तों। सॉयर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हर्ली कहता है कि यार कोई मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखता। मैं चार्ली के पास गया, उसने कहा कि मैं मोटा हूँ, जेक की मदद करना चाहता हूँ मगर वो लीड करने में बिजी है, क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ, मैं मदद करूँगा। सॉयर कहता है कि नहीं, जाओ यहाँ से, तुम हमें मरवाओगे क्या। ये कहकर सॉयर और जूलिया आगे बढ़ते हैं और नन्ना मुन्ना हर्ली वहीं पर मुंह लटकाए रह जाता है। वहाँ एक पर जेक और केट की थोड़ी बातें होती है। जेक केट को कहता है कि जानते हो जब सॉयर ने कहा कि तुम उसके साथ ना आओ तो उसका ये मतलब नहीं था। केट पूछती है कि फिर क्या मतलब था। तो जेक उसे समझाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो, जैसे मैंने एक बार तुम्हें कहा था कि मेरे लिए वापस मत आना। केट पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते थे। तो जेक कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए। वैसे दोस्तों कनेक्शन तो इन दोनों का पहले दिन से ही बना था, मगर किस्मत साथ नहीं देती। खैर आगे देखेंगे इनके साथ क्या होता है। अब यहाँ से हम एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो पहले तो हमें समझ नहीं आएगी कि आखिर ये पास्ट है, फ्यूचर है या पता नहीं क्या है। ये आपको काफी कंफ्यूज करने वाली है। तो शुरुआत होती है जेक से जो ओशियानिक फ्लाइट में सफर कर रहा था। उसकी हालत काफी बदतर थी, वो बिल्कुल अपने पिता जैसे बन गया था, एक शराबी और गैर जिम्मेदार। जिस जेक को हम जानते थे ये वो नहीं है। तो आखिर इसके साथ हुआ क्या। पर जो भी हुआ है दोस्तों वो जरूर बुरा था, क्योंकि जेक अब पूरी तरह से टूट गया था।
एक दुखी इंसान बन चुका था। वो ओशियानिक जहाज में एले आता है, मगर वो जहाज काफी आराम से एले लैंड करता है, मतलब कोई क्रैश नहीं होता। एले आने के बाद वो अपने कार में बैठ जाता है। उस रात वो न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है, जिसे देखकर वो रोने लगा। वो किसी को कॉल भी करता है और इस खबर के बारे में कहता है, मगर जैक इतना दुखी था, इतना परेशान कि वो अपनी कार से उतरता है, ब्रिज पर खड़ा हो जाता है, माफी मांगता है और जैसे ही वो कूदने वाला था, उसके पास ही कार एक्सीडेंट हो जाता है। जैक अपना सुसाइड छोड़कर उन लोगों की मदद करता है। हमें वो एक्सीडेंट तो नहीं दिखाया जाता, मगर पता चलता है कि जैक ने एक औरत और उसके बच्चे की जान बचाई, एक जलती हुई गाड़ी से उन्हें निकाला। मगर जैक पर इन बातों का कोई असर नहीं होता, उसका इलाज होता है। उस दिन सहरा उससे मिलने आती है, क्योंकि न्यूज में जैक के बारे में खबर थी कि उसने किसी की जान बचाई और वो एक हीरो है। सहरा की और जैक की ज्यादा बात नहीं हो पाती। सहरा वहाँ से चली गई। जैक को हम हॉस्पिटल में भी देखते हैं। असल में वो उस पेशेंट के इलाज में बिजी था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हैरानी की बात ये थी कि अब जैक के हाथ कांपते थे, वैसे ही जैसे उसके पिता के कांपते थे, और जैक अक्सर इसके लिए उसे ब्लेम किया करता था। अब इस हॉस्पिटल में नया चीफ ऑफ सर्जन आया था। जैक उसे कहता है कि मैं इस औरत का ऑपरेशन खुद करना चाहता हूँ, मगर वो डॉक्टर उसे समझाता है कि नहीं, तुम मौत के मुंह से निकले हो, ये हम पर छोड़ दो, तुम आराम करो। जैक को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर वो उस रूम से बाहर आता है एक बेबस इंसान की तरह। दोस्तों जल्द ही जान जाएंगे कि आखिर हमारे हीरो के साथ क्या हुआ है, तो जुड़े रहिए, कहानी कंटिन्यू है।